आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से पूछे जाने वाले सामान्यतया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो लगभग में 450 या 500 के क्वेश्चंस के आसपास हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आगे देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की कुल लंबाई के लगभग कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन दिए हैं 1.5%, 1.7%, 2% या 4%। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है आपका 1.7%। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारत में राज्य राजमार्गों की लंबाई 2017 तक लगभग कितनी थी? तो आपका जो सही उत्तर है वो है 1,75,036 किलोमीटर। इसी तरह से आपकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी लंबाई कितनी थी? 1,32,499। अगला प्रश्न है कि NHDP पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण मार्ग को निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मिलता है? ये आपसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए झांसी, भोपाल, आगरा, जयपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है झांसी। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो जो दिए गए विकल्प है वो आपका हैदराबाद शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इनको जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली रेल प्रारंभ हुई? तो सभी को मालूम है कि मुंबई से ठाणे के बीच में हुई थी, जो कि लगभग में कब शुरू हुई थी? 1853 में। तो अप्रैल में शुरू हुई थी। आपसे कई बार पूछा जाता है इसको भी। अगला प्रश्न है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका दिया हुआ अगला प्रश्न है ना, कब? 1853 में। अगला जो प्रश्न है आपका कि 31 मार्च 2018 तक भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? तो आप बताइए कितना आपका हो सकता है? आपके विकल्प सामने हैं आपके। तो सही है आपका उत्तर 68,442 किलोमीटर, लगभग में 68,500 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे लाइन की बड़ी लाइन की कुल चौड़ाई है कितनी होती है? मिलीमीटर्स में दिए हुए हैं। तो इसकी जो चौड़ाई होती है दो पटरियों के बीच वाला, वो कितना होता है? वो है आपका 1676 मिलीमीटर, मतलब 1.67 मीटर। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिए हैं बिलासपुर, हाजीपुर, जबलपुर, सिकंदराबाद। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बिलासपुर। अगला जो प्रश्न है कि पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय है? ऑप्शन दिए भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, कटक या पुरी। तो आपका सही उत्तर है कौन सा? पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? वो है आपका भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है? ऑप्शन दिए कोचीन, पारादीप, न्यू मंगलोर या मझगांव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? पारादीप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नावा स्वावा जो है वो आपका पश्चिमी तट पे मुंबई के निकट स्थित है, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी? तो आपका सही उत्तर है वो है आपका कौन सा? 12। अगला प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है? ऑप्शन दिए हुए हैं पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास, पर्यावरण का विनाश, पर्यावरण की असुरक्षा या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पर्यावरण की गुणवत्ता का ह्रास। ओके। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दिए हैं नकदीकरण, प्रौद्योगिकी का विकास, औद्योगिक क्रांति या उपरोक्त सभी। तो आपका सही है उत्तर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो सभी को मालूम है 5 जून को, लेकिन पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रदूषक का है? ऑप्शन दिए हैं प्राकृतिक संतुलन में अव्यवस्था, प्राकृतिक संतुलन में अवनयन, प्राकृतिक संतुलन में उत्पन्न करने वाले पदार्थ या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधार प्रदूषक के विभाजन का नहीं है? ऑप्शन दिए हैं उत्पत्ति का आधार या दृश्यता का आधार या मानव प्राकृतिक एवं दशा का आधार या मानवीय आधार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मानवीय आधार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन दिए ज्वालामुखी उद्गार, उसके बाद भूमि अपरदन अवसाद, बाढ़ का जल या कृषि। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो है आपका कृषि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषण का मानव जनित स्रोत नहीं है? ऑप्शन दिए बाढ़ का जल,
औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट या जनसंख्या वृद्धि। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बाढ़ का जल, जो कि प्रदूषण का मानवजनित स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक पर्यावरण का कौन सा नहीं है आप बताइए। आपके सामने विकल्प है तो वो है आपका मृदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। आपके दिए हुए हैं, आप देख लीजिए कौन सा है। तो आपका है पौधे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अवनयन क्या है। ऑप्शन दिए भौतिक पर्यावरण के एकल या इकाई या कई संगठनों में उत्पन्न अवनतावस्था, या फिर मानव द्वारा पर्यावरण के भौतिक प्रक्रमों में परिवर्तन, या भौतिक प्रक्रमों द्वारा पर्यावरण में कार्यान्वयन एवं नियंत्रण, या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है कौन सा है आप बताइए। वो है आपका भौतिक पर्यावरण के एकल या इकाई संगठनों में उत्पन्न अवनत अवस्था। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अवनयन का प्राकृतिक प्रकोप नहीं है। ऑप्शन दिए पार्थिव प्राकृतिक प्रकोप, वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप, संचयी वायुमंडलीय प्राकृतिक प्रकोप, या रासायनिक तथा नाभिकीय प्रकोप। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, वह है रासायनिक एवं नाभिकीय प्रकोप पर्यावरण अवनयन का प्राकृतिक प्रकोप नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित प्रकोप नहीं है। ऑप्शन दिए हैं वनाग्नि, रासायनिक या नाभिकीय विखंडन, रोग एवं कीटाणुओं का फैलाव, बाढ़ एवं सूखा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बाढ़ एवं सूखा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है। ऑप्शन दिए पिछड़ापन, झगड़ा फसाद, डकैती, या उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सभी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अवनयन का प्रमुख कारक है। ऑप्शन दिए हैं मानव एवं प्रकृति के पर्यावरण के बीच मधुर संबंध, मानव एवं प्रकृति के बीच बिगड़ते संबंध, प्रौद्योगिकी की प्रगति, या उनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका मानव पर्यावरण के बीच बिगड़ते संबंध। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण की ओर विश्व पर्यावरणविदों का ध्यान कब गया। ऑप्शन दिए 1872 में, 75 में, 1989 में, या 1980 में। मतलब 1972, 75, 89 और 80। तो आपका जो सही उत्तर कौन सा है वह 1872 में। इसी समय स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य है। ऑप्शन दिए हैं विनाश रहित विकास के उपयोग, नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग, अनवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कौन सा सही है। तो आपका सभी सही है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अधिप्रभाव एवं आकलन का अभिप्राय है, मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब क्या है। ऑप्शन दिए हैं पर्यावरणीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक प्रभाव पड़ने वाले सम्मिलित प्रभावों का मूल्यांकन का आकलन करना, या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन, या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, या उपयुक्त सभी। तो बताइए आपका कौन सही है। तो आपका सही उत्तर है ए, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले सम्मिलित प्रभावों का मूल्यांकन का आकलन। अगला प्रश्न है पर्यावरण अधिप्रभाव का आकलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं 1970 के पर्यावरण नीति अधिनियम के अंतर्गत, 1969 के पर्यावरण नीति के अधिनियम के अंतर्गत, 1975 या 1990 के पर्यावरणीय नीति अधिनियम के अंतर्गत। तो आप बताइए कौन सा सही है। तो आपका है 1969 के पर्यावरणीय नीति के नियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण नीति अधिनियम 1969वें संशोधन कब पारित हुआ। ऑप्शन दिए 1972, 1979, 1982 या 1985। तो आपका जो सही उत्तर है वो है 1979। अगला प्रश्न है जैवमंडल आरक्षण की संकल्पना का आविर्भाव हुआ। ऑप्शन दिए 1971, 1970, 1975, 1972। तो जैवमंडल आरक्षण जिसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आया था, कब आया था आपका, वो आया था 1971 में। अगला प्रश्न है प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव आरक्षण अधिनिर्धारण कब हुआ। ऑप्शन दिए 1976, 1972, 1950 या 1964। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1976 में। अगला प्रश्न है जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन हुई थी 1992 में, 90 में, 75 में, या आपका 94 में। तो ये कन्वेंशन हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता समुदाय के विश्व स्तर पर सदस्य कितने हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 192 देश। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है कौन सा, 2009, 2010, 2011, 2012। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कहा गया। अगला प्रश्न है कि विश्व के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP25 का आयोजन दिसंबर 2019 में किस स्थान पर किया गया था। ऑप्शन दिए हैं लंदन, सैंटियागो, मैड्रिड या नई दिल्ली। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मैड्रिड। अब मैड्रिड किस
देश की राजधानी है? आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। या किस शहर में स्थित है, ये आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न है कि रायलसीमा स्थित है? ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या कर्नाटक में। तो रायलसीमा आपका आंध्र प्रदेश में है। अगला है कि प्राकृतिक आपदाओं को कितने वर्ग हैं? ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, 5। तो प्राकृतिक आपदाओं के 2 वर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि मानव जनित आपदाओं के कितने वर्ग हैं? 2, 3, 4, 5 वही सेम आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो हैं आपके कितने हैं? वो है आपके 3 वर्ग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रकोप नहीं है? ऑप्शन दिए हैं बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन। तो बताइए कि आपका वायुमंडलीय कौन सा नहीं है? तो वायुमंडलीय आपका भूस्खलन नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवजन्य भौतिक प्रकोप नहीं है? ऑप्शन दिए भूस्खलन, अकाल, मृदा अपरदन या असाध्य रोग। तो आपका सही उत्तर है असाध्य रोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रकोप नहीं है? ऑप्शन दिए हैं युद्ध, वन प्लवन या फिर आतंकवाद या परिवहन दुर्घटना। तो सामाजिक कौन सा नहीं है, आप मुझे बताइए। तो सामाजिक जो नहीं है वो आपका है वन प्लवन या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रकोप नहीं है? ऑप्शन दिया असाध्य रोग, जल प्लवन, महामारी या परिवहन दुर्घटना। तो आप बताइए कौन सा आपका है? तो आपका है असाध्य रोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विनाशकारी प्रकोप कौन सा है? ऑप्शन दिए चक्रवात, भूकंप, बाढ़, शीतलहर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भूकंप। अगला प्रश्न है कि भूकंप परिणाम है? ऑप्शन दिए पृथ्वी के अंतर्जात बलों का, विवर्तनिक बलों की शक्ति का, बहिर्जात बलों का या फिर उपरोक्त सभी का। तो ये आपका जो है वो विवर्तनिक बलों की शक्तियों का परिणाम है भूकंप। अगला जो प्रश्न है कि भूकंप मापी यंत्र की रचना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1935, 1938, 1940 में या 1945 में। तो आपका सही उत्तर है 1935 में। अगला प्रश्न है कि मरकानी मापक या मर्सेली जिसे बोलते हैं क्या है? ऑप्शन दिए भूकंप तीव्रता परिमाण नापने का यंत्र, भूकंप की उत्पत्ति नापने का यंत्र, उपरोक्त दोनों को मापने का यंत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भूकंप की तीव्रता एवं परिमाण नापने का यंत्र। अगला है वह स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंप के झटके अनुभव किए जाते हैं कहलाता है? ऑप्शन दिए अधिकेंद्र, उद्भव केंद्र, अधिकेंद्र या उपरोक्त सभी। तो ये दो आपके सेम दे दिए हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? अधिकेंद्र है, इपीसेंटर जिसको बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि वह स्थान जहां पर भूकंप का उद्भव होता है कहलाता है? ऑप्शन दिए भूकंप मूल, अधिकेंद्र या उपरोक्त सभी। तो अधिकेंद्र 2 बार दे दिया गया है। आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है? वो आपका वह स्थान जहां भूकंप का उद्भव होता है तो उसे भूकंप मूल कहते हैं या फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भुज में भूकंप आया था? ऑप्शन दिए हैं 2001, 2002, 2003, 2005। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है 2001 में 26 जनवरी के दिन आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है? ऑप्शन दिए मध्य अटलांटिक मेखला, परिप्रशांत मेखला, हिंद महासागरीय मेखला या मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है परिप्रशांत मेखला। अगला है सबसे अधिक भूकंप ग्रसित देश है? ऑप्शन दिए कोरिया, इंडोनेशिया, जापान या फिलीपींस। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप से ग्रसित देश है वो कौन सा? सभी लोगों को मालूम है, अच्छा 5 से ही आप लोग पढ़ते आए हैं, वो है आपका जापान। अगला है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन दिए 2005, 2006, 7 या 9। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2005। अगला प्रश्न है कि भारत में सुनामी से हानि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 5 है, 6 है, 4 है या आपका जो है 7 है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 2004 को हुआ था दिसंबर में। अगला प्रश्न है ज्वालामुखी का वृत्ताकार जिसका संबंध भूगर्भ की अति गहराई तक होता है कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं ज्वालामुखी नली, ज्वालामुख, ज्वालामुखी कड़ाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ज्वालामुखी नली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय उद्भेदन वाला ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन दिए फ्यूजियामा, एटना, वेसुवियस या स्ट्रोम्बोली। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है स्ट्रोम्बोली, जो कि केंद्रीय उद्भेदन वाला नहीं है जबकि दरारी वाला है। ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की रचना किस प्रकार के उद्भेदन से हुई? ऑप्शन दिए दरारी, केंद्रीय, शांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है दरारी उद्भेदन से। अगला प्रश्न है हवाई तुल्य ज्वालामुखी कैसा है? ऑप्शन दिए विस्फोटक, शांत या दरारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो है आपका शांत। तो 390 नंबर प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहलाती? सभी को मालूम है स्ट्रोम्बोली है। 391 देख लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक ज्वालामुखियों का क्षेत्र है? परिप्रशांत पेशी, मध्य महाद्वीपीय पेटी या फिर आपका मध्य सागरीय कटक या उपरोक्त सभी। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही उत्तर है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? वह है परिप्रशांत पेटी।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का क्षेत्र है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश या 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात ज्यादातर उत्पन्न होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखा से 23.5 से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, वो भी 8 डिग्री तक छोड़ के भूमध्य रेखा से। अगला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी द्वीप समूह में कहलाते हैं हरिकेन, टाइफून, टर्नेडो या चक्रवात। तो ये आपके जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरिकेन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है टाइफून आते हैं। ऑप्शन दिए पश्चिमी द्वीप समूह में, चीन सागर में, मैक्सिको खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो सही उत्तर है वो कहाँ है? वो है आपका चीन के सागर में। अगला प्रश्न है टॉर्नेडो आते हैं। ऑप्शन दिए बंगाल खाड़ी में, चीन की खाड़ी में, मैक्सिको खाड़ी में, पश्चिमी द्वीप समूह में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका मैक्सिको की खाड़ी में। अगला है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ऑप्शन दिए बंगाल अरब सागर में, बंगाल खाड़ी में, हिंद महासागर में या उपरोक्त सभी स्थानों पर। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो आपके आते हैं ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ऑप्शन दिए अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में या जुलाई अगस्त में या मई जून में। तो आप बताइए, अभी आपने हाल ही में अनुभव किया होगा। तो ज्यादातर अभी आने वाले जो हैं वो आपका क्या है? अक्टूबर नवंबर ज्यादातर आते हैं। अगला है आपका बाढ़ एक है। ऑप्शन दिए प्राकृतिक प्रकोप, मानव जनित प्रकोप, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका उपरोक्त दोनों। अगला है कि बाढ़ आपदा का कारण है। ऑप्शन दिए लंबे समय तक घनघोर वर्षा का होना, निचले स्थानों पर जलभराव होना, किसी क्षेत्र का जलमग्न होना या उपरोक्त सभी। तो बाढ़ जो आती है वो आपकी आती है लंबे समय तक घनघोर वर्षा का होना, उन क्षेत्रों की वजह से ज्यादातर होता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सूखे से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन दिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आंध्र प्रदेश, जो सूखे से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, कृष्णावती का मैदान या गोदावरी का मैदान। तो आपका जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो आपका कौन सा है? वो ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपाय नहीं है? ऑप्शन दिए हैं प्रकोप क्षेत्रों में राहत सामग्री का पहुंचाना, प्रकोपों के संभावित आगमन की भविष्यवाणी करना, प्रकोपों एवं आपदाओं के साथ समायोजन करना, प्रकोप प्रभावित क्षेत्र में विकास करना। तो प्रकोपों एवं आपदाओं के प्रबंधन के लिए जो उपाय नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है? वो आपका प्रकोप प्रभावित क्षेत्र का विकास करना। अगला प्रश्न है स्कोप, साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट निम्न में से किसकी सहायता नहीं करता है? ऑप्शन दिए हैं WCP वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, HDGC ह्यूमन डिसीजन एंड ऑन ग्लोबल चेंज। तो किसमें जो है सहायता नहीं करता है बताइए? तो वो नहीं करता है आपकी सहायता HDGC में। अगला प्रश्न है मैब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन दिए हैं IGO द्वारा, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन द्वारा या यूनेस्को द्वारा या नीरी के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म होता है मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। इसके साथ नीरी जो है, नीरी में यहाँ पे एक और ई होना चाहिए, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर आपका है नागपुर में। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन घोषित किया गया था कब? 1990 से 2000 के बीच में, 1995 से 2005 के बीच में, 2000 से लेकर 2010 के बीच में या 2005 से 2015 के बीच में। तो ये आपका जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? वो किया गया था आपका 1990 से लेकर 2000 के बीच में, नेशनल इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। अगला प्रश्न नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में पूर्वी तटों पर स्थित 1 2 3 4 प्रदर्शित किया गया, इन्हें पहचानना है आपको, सही से सीक्वेंस से लगाना है। तो एक नंबर क्या है आपको देखना है, आपके नाम दिए तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम, इन चारों को आपको सीक्वेंस से लगा देना है। तो आप यहाँ पे मैप देख ही रहे हैं, आप आसानी से लगा दीजिए। तो एक नंबर जो है आपका क्या है? वो आपका है तूतीकोरिन। 2 नंबर क्या है? आपका है चेन्नई। 3 नंबर क्या है? आपका मछलीपट्टनम और चौथा है आपका विशाखापट्टनम। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तेल शोधन कारखाना दिया तथा दूसरी तरफ कौन उसका तेल शोधन करता है वो दिया हुआ। तो डिगबोई जो कि असम में स्थित है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो आपका सही है कि नहीं सही है? तो ये आपका सही है, मतलब कि सही करता है। कोयली जो कि आपका गुजरात में स्थित है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है, ये आपका सही नहीं है। अगला जो है आपका है बीना जो कि मध्य प्रदेश में है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है, ये आपका सही है। ताती पाका आंध्र प्रदेश में ONGC करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, वो आपका सही है। ठीक है,
तो आपका बी नंबर सही नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा कौन सा है? तो इसके पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वो आपका उत्तर है आपका झांसी। अब आपको सुमेलित करना है, एक तरफ जो है जिब्राल्टर जल संधियां दी तथा दूसरी तरफ किन किन स्थानों को मिलाती है वो दिया हुआ है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि वो किसको जोड़ती है वो आपको बताना है। बताइए किसको जोड़ती है? वो जोड़ती है एशिया और अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका के मध्य। सही है कि नहीं सही है? आप बताइए, आप अगर बता पा रहे हैं तो बताइए क्या आपका उत्तर सही है कि नहीं सही है। तो आपका जो है ये क्या है, ये आपको जिब्राल्टर जोड़ता है अफ्रीका एवं यूरोप के मध्य में स्थित है। सबसे पहले यही ध्यान रखना कि जो जिब्राल्टर जल संधि है वो अफ्रीका और यूरोप के मध्य स्थित है। इसी तरह से जो मलक्का जल संधि है वो आपको जोड़ती है इंडोनेशिया और मध्य मलेशिया के मध्य में। और जो बेरिंग जल संधि है वो आपकी जो जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? वो जोड़ती है एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका अमेरिका के मध्य में। और हार्मुज जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य में स्थित है। तो ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना। कथन दिया हुआ कि हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। कारण दिया है हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दूसरा दोनों सही है। आर एक की पुष्टि नहीं करता है। दूसरा आपका दिया हुआ है कि ए सही आर गलत है, या सी दिया हुआ है कि ए गलत है आर सही है, या चौथा दिया ए आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करता है। तो हमारे हिसाब से जो है आपका डी नंबर होगा कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण दिया हुआ है 1 2 3 4 से, और उनको आपको क्रम से लगा देना है। तो एक आप देखिएगा जो राजस्थान का मानचित्र है, एक पे क्या होता है, तो एक पे जो है आपका जो पाई जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है उसे कहते हैं सांसी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 2 नंबर जो है यहाँ पे पाई जाती है सहरिया। उसके बाद 3 नंबर पे पाई जाती है भील, यहाँ पे दक्षिणी भाग में, और पश्चिमी भाग में पाई जाती है गसेरिया। तो ये आपका जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये आपका आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित मानचित्र में राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की स्थिति 1 2 3 4 से दर्शाई गई है। इनके आपको जो है सीक्वेंस से नाम देना है। तो आपका जो पहला दिया हुआ है, दूसरा तीसरा चौथा दिया है, मतलब उत्तर से दक्षिण देखें, आपको यहाँ देखना है कौन सा, दक्षिण से उत्तर की ओर देखना है। तो पहले नंबर पे जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो पहले नंबर पे जो है ये वाला, ये आपकी जो है वो है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। उसके बाद जो 2 नंबर है वो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है। 3 नंबर जो दिया हुआ है वो कुंवरन सेन लिफ्ट नहर दी हुई, और 4 नंबर जो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? ऑप्शन दिए माही, वाकल, पश्चिमी बनास या साबरमती। तो सबसे कम जो है वो आपका है वाकल नदी का। अब सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ गैस या कोयला खाने दी तथा किस जिले में स्थित वो दिया हुआ है। तो केसर देसर जो है, जो गैस या कोयले की खान है वो किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो वो आपका स्थित है कहाँ पे? वो आपका बीकानेर में स्थित है। इसी तरह कपूर रडी जो है वो आपका बाड़मेर में है। माता सुख जो है वो आपका नागौर में है, और तानोट जो है आपका जैसलमेर में है। आपका सही सीक्वेंस हो जाएगा ये। अगला है कि जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही या उदयपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बाड़मेर। अगला जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सिंचाई प्रोजेक्ट दिए हुए तथा जिस जिले में स्थित है वो दिया हुआ है। अब आप बताइए कि गागरीन जो है किस जिले में स्थित सिंचाई प्रोजेक्ट है, वो आपको पता करना है। तो गागरीन जो है वो आपका स्थित है कहाँ? झालावाड़ में। पीपलाद जो है स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? बताइए, पीपलाद जो आपका स्थित है, पीपलाद आपका स्थित है बारा में। गरडाडा जो आपका स्थित है वो आपका बूंदी में है। टकली जो है वो आपका कोटा में है। तो आपका सही सीक्वेंस जो है ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों की सूची दी हुई है और उनके प्रक्षेपण की तिथियां दी हुई है। आपको उसमें देखना है कि दी गई हैं उन उपग्रहों में से जो अपनी कक्षा में पहुंचने में विफल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 आपका सही है कि नहीं सही है? आपको बताइए, जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? तो ये आपका जो है सही है। उसके बाद कौरोसैट या कार्टोसैट 3 है 27 नवंबर 2019, ये भी आपका सही है। रीसेट 2 BR
1 जो कि 11 दिसंबर 2019, ये आपका जो है क्या है, सही विफल हो गया था, ये आपका सही नहीं है। ठीक है। और जो है तीनों रिसैट 2 भी 2019 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 वाला जुलाई में लॉन्च हुआ था, और कोरोसैट जो है आपका नवंबर में लॉन्च हुआ था। तो केवल 3 नंबर जो है वो विफल रहा अपनी कक्षा में पहुंचने में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्वचा कैंसर किससे होता है, आपको इसमें देखना है, मिलाना है कि किसकी वजह से होता है। वो है आपका कौन सा, वो है आपका परावैंगनिक प्रकाश की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। ध्वनि प्रदूषण का जो मापक है वो आपका डेसिबल है। वैश्विक तापन जिसकी वजह से हो रहा है वो आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड है। और ओजोन क्षेत्र आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप आसानी से मिला दीजिएगा। फिर इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपके सूची 1 में उद्योग दिए तथा दूसरे स्थान पर उनके स्थान दिए, चीनी मिल, कागज, सीमेंट, स्टील, लोहा, ये सब दिया हुआ है, तो आपको इसको मिला देना है। तो जैसे चीनी मिल दिया हुआ है, तो अब आपके जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो चीनी मिल जो है आपका धामपुर में स्थित है। इसी तरह से जो कागज है वो आपका स्थित है चंद्रपुर में। सीमेंट की जो कारखाना है वो आपका डालमिया नगर दादरी में है, और लौह इस्पात उद्योग आपका बोकारो में है। तो आप सीक्वेंस से लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न जो आपका पूछा गया है कि अपर्दन के कारण दिए हुए तथा अपर्दन के लक्षण दिए हुए हैं। बहते जल द्वारा क्या होता है, तो बहते जल द्वारा क्या बनता है, निचली घाटी बनती है, अधा कर्तित विसर्ग बनता है, शीर्ष एंड खाड़ी बनता है, या चापाकार टिब्बा बनता है। आप बताइए कौन सा आपका उत्तर सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, आप बताइए। तो आपका बहते हुए जल से जो बनता है वो है आपका अधः कर्तित विसर्प। इसी तरह से आपका जो गतिशील हिम है वो जो बनता है वो किससे बनता है, गतिशील हिम वो आपका बनता है निचली घाटी से। उसके बाद आपका जो है बहते हुए जल से क्या बनेगा, बहते हुए जल से आप बताइए क्या बनेगा। तो सी से आपका बहते हुए जल से जो सी वाला पार्ट है उससे आपका बनेगा कौन सा, ये चापाकार, चापाकार टिब्बा बन जाएगा। और लहर का टकराने से क्या बनेगा, शीर्ष एंड खाड़ी बन जाएगी। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप सीक्वेंस से मिला लीजिएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि नर्मदा घाटी एक उदाहरण है, तो ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन दिए जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। किसने किया था, तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के ग्रेफाइट उत्पादन किस जिले में होता है। तो ग्रेफाइट का जो उत्पादन है, जो दिए गए विकल्प है उनमें आपका बैतूल में होता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, सीधी में है, मांडला में है, शिवपुरी में है, या खांडवा में है। तो आपका सही उत्तर है वो है आपका मांडला में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में अफीम की खेती कहाँ पे होती है। तो मध्य प्रदेश में जो अफीम की खेती होती है वो मंदसौर में होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चूना पत्थर दृश्य भूमि के काष्ठ स्थलाकृति में परिणत होने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिए हुए चूना पत्थर के निर्माण के लिए विलय प्रक्रमों हेतु 100% कैल्शियम कार्बोनेट का होना जरूरी है। दूसरा है भिन्न अपारगम्य चूना पत्थर के जोड़ों की जटिल संरचना। तीसरा है भूतल तथा भौम जल स्तर के बीच में वातित जोन होना। चौथा है समुचित वानस्पतिक अनाच्छादन होना। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका कौन सा है, वो आपका है समुचित वनस्पतिक अनाच्छादन होना, ये आवश्यक नहीं है। अगला है ऊपर से दिए गए से नीचे की ओर ढलान वाली भूमि में विभिन्न भागों को संसूचित करने की प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली का सही क्रम सीक्वेंस आपको चुनना है। एक तरफ मलबा युक्त ढाल है, दूसरा है कम होता ढाल है, तीसरा है आपका बढ़ता हुआ ढाल है, उसके बाद खुला अताग्र है। तो आप बताइए कि इसमें से जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको सीक्वेंस लगाना। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, बढ़ता हुआ ढाल होगा, है कि नहीं। उसके बाद आपका जो है खुला अताग्र होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या होगा, उसके बाद आपका मलबा युक्त ढाल होगा, फिर कम होता ढाल होगा, ठीक है। सबसे लास्ट में कम होता ढाल होगा। ये आपका जो है सही सीक्वेंस हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक सूची दी हुई और दूसरी तरफ, तो पश्चिमी पवन किसे कहते हैं, पश्चिमी पवन कौन सा होता है, और डोल्ड्रम क्या होता है, हॉर्स अक्षांश क्या होता है, मानसून क्या होता है। तो आप सीक्वेंस से देख लीजिए कि जो मानसून है वो क्या है, आपका मानसूनी हवा है। तो आपका सही हो गया। विषुवत रेखी पट्टी पे कौन सा होता है, डोल्ड्रम होता है, सभी को मालूम है। उसके बाद पश्चिमी हवा जो है वो आपका तूफानी चालीसा होता है। और हॉर्स जो लैटिट्यूड होता है वो व्यापारिक हवाओं और पश्चिमी हवाओं के बीच का भाग होता है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो उत्तरी अमेरिका में जो है वो आपका प्रेरीज का मैदान है, दक्षिणी अमेरिका में जो पाया जाता है पंपास का मैदान है, अफ्रीका में वेल्ड पाया जाता है, और यूरोपीय यूरेशिया क्षेत्र में स्टेपीज पाया जाता है। अगला कथन है कि एक कथन दिया हुआ तथा दूसरा कारण दिया। सहारा
रेगिस्तान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। कारण दिया कि शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागर के पूर्वी क्षेत्र स्थित है। तो आप बताइए कि दोनों कथन सही है या गलत है। आपके सेम स्टेटमेंट इसके पहले कई प्रश्न इस तरह के आ चुके हैं। तो आपका जो सही है वो है कि आपका कि आर और दोनों सही हैं और आपका जो व्याख्या है वो सही नहीं दी हुई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन को में से कौन सा सही है। कथन दिए हुए हैं कि ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज और कंपोज कहा जाता है। दूसरा है सवाना अफ्रीका का एक प्रकार का विषुवत-रेखीय वन है। तीसरा है अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। चौथा है सेल्वा यूरोप और एशिया का शंकुधारी वन है। तो आपसे पूछा गया कि 1-2 सही है, 2-3 सही है, 3-4 सही है या 1-3 सही है। तो आपका जो सही है बताइए कौन सा आपका सही है। वो आपका 1 और 3 जो है क्या है सही है, केवल 1 और 3। मतलब ब्राजील में स्थित जो उष्णकटिबंधीय घास है उसको लानोज और कंपोज कहते हैं। अर्जेंटीना में जो स्थित है उसको क्या कहते हैं, पम्पास कहते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप आसानी से मिला दीजिएगा। जैसे आपका अंटार्कटिका में क्या है, पेंगुइन पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कंगारू पाए जाएंगे, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद टुंड्रा में क्या है, रेंडियर पाए जाएंगे और सवाना में आपके जेब्रा पाए जाएंगे। अगला है कि भूगोल शास्त्रियों के निम्नलिखित योगदानों का क्रम का पता लगाइए। तो एक तरफ जो है क्या दिया हुआ है कि मानव प्रजातियों का उद्भव, कॉस्मॉस, मानव भौगोलिक या वैज्ञानिक भूगोल, इनको आपको जो योगदान दिए गए हैं इनका आपको सीक्वेंस लगाना है। तो आपका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले आपकी कॉस्मॉस आई, उसके बाद आपका प्रजातियों का उद्भव आया, उसके बाद आपका वैज्ञानिक भूगोल आया, उसके बाद मानव भूगोल आया। तो आपका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नदियों का आधुनिक नाम दिया है तथा ऋग्वेद में उसका क्या नाम दिया वो दिया हुआ है। तो आप उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस में लगाना है। तो आइए लगा देते हैं, इनको सीक्वेंस भी लगा देते हैं। तो सतलज नदी का जो पुराना नाम था वो कौन सा था, उसका नाम था सुतुद्री, मतलब कि ये 4 नंबर। ओके। फिर उसके बाद आपका जो ब्रह्मपुत्र है उसका जो नाम था वो था लोहितिया। इंडस का जो नाम था वो क्या था, सिंधु, है ना। और जो झेलम था वो बितिस्ता था। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा होता है, प्राथमिक स्रोत होता है, और क्या होगा। अगला प्रश्न है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, या फिर आपका 273 केल्विन पे या 269 केल्विन पे। तो आपको बताना है सही उत्तर। तो वो होता है आपका 200 कितने 77 केल्विन पे। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में भारी जल हैवी वाटर बनाया जाता है। ऑप्शन दिए हैं ट्राम्बे में, असम में, दिल्ली में या भिलाई में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ट्राम्बे में। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि सभी जैविक यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है। गंधक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो आपका है वो कार्बन। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो माउंट किनाबालू कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना, मलेशिया, तंजानिया या ईरान। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही उत्तर है। तो वो है आपका कहाँ पे, वो है आपका मलेशिया में, माउंट किनाबालू। अब जो अलबुर्ज है वो कहाँ पे स्थित है। आप देखिए अलबुर्ज कहाँ पे स्थित होगा। तो अलबुर्ज आपका जो स्थित है वो आपका ईरान में स्थित है। माउंट अंकारा गुआ जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपका स्थित है अर्जेंटीना में। और किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, वो आपका तंजानिया में है। अगला प्रश्न है कि हिमानी झील इटस्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। ऑप्शन दिए हैं मिसौरी का, मिसिसिपी का, रायो ग्रांडो का या रेड रिवर का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है मिसिसिपी नदी का। मिसिसिपी नदी का जो जो उद्गम है वो इटास्का झील से होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। खार्तूम नील के किनारे स्थित है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन है, बर्लिन स्प्री है, सिडनी सेन है। तो आपका डी नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष है। ऑप्शन दिए हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन या घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो ये जो आपका सही उत्तर है वो आपका है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारतंत्रिक शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है इकोसिस्टम का। ऑप्शन दिए एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, तीसरा है जीवों का समुदाय एवं साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र के
वनस्पति एवं प्राण जगत। तो आप बताइए कि आपका जो सर्वोत्कृष्ट क्या है, वो है आपका जीवों का समुदाय, साथ में पर्यावरण के साथ जिसमें वो रहते हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक एवं दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागरों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं, उसका कारण क्या है? अब आपके विकल्प दिए हुए कि समुद्री पृष्ठों का तापमान निम्न होता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है IT से जेड विरल ही होते हैं, कोरियालिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, या उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो है आपका कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है क्या है, विरल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान अनूठा है जो वह प्लवो प्लवमान है, मतलब फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण जो है समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका भीतरकनिका, केवुल लामजाओ, केवुल घाना, सुल्तानपुर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, आप बताइए। वो आपका है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जहाँ पर काफी ज्यादा जैव विविधता से समृद्ध है। अगला प्रश्न है कि युग्म दिए हुए उनमें से पूछा गया कौन सा मिला, श्रीशैलम नल्लामलाई पहाड़ी पर स्थित है कि नहीं स्थित है, आप बताइए। तो ये आपका क्या है, सही है, स्थित है। ओंकारेश्वर सतमाला पर स्थित है, ये आपका गलत है। पुष्कर जो है आपका अरावली पर स्थित है, महादेव दिया हुआ है, तो केवल आपका एक ही सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से पूछा गया कि गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इंद्रावती, वंशधारा, प्राणहिता, पेन्नार। तो गोदावरी की जो सहायक नदियां कौन सी हैं, ऑप्शन दिए हुए एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है, एक दो चार सही है, या दो तीन सही है। तो आपका जो सही उत्तर है वो केवल दो और तीन सही है, मतलब कि इंद्रावती सही है और प्राणहिता सही है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश कौन सा। ऑप्शन दिए यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो तटीय रेखा में सबसे ज्यादा कौन सा है, वो आपका है कनाडा। अगला प्रश्न है पेनाइन, जो कि यूरोप में स्थित है, ऑपलेशियन अमेरिका में, और अरावली भारत में, ये किसके उदाहरण। ऑप्शन दिए युवा पर्वत का, पुरानी पर्वत का, या ब्लॉक पर्वत के, या फोल्ड पर्वत का। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, पुरानी पर्वत श्रृंखला का। अगला प्रश्न है पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा। ऑप्शन दिए हुए हैं चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, या दक्षिणी कोरिया। तो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जो घनी आबादी है वो पाई जाती है आपकी कहाँ पे, दक्षिणी कोरिया में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का अवरोही क्रम क्या है, मतलब सबसे ज्यादा किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसकी जनसंख्या है, वो आपको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका सही उत्तर सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ है। अगला प्रश्न है कि आपका नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए नगरीकरण एक अनुपात अवधारणा है, या अंतर प्रवासन कारणों से होता है, यह निर्वासन कारणों का प्रतिफल होता है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि